अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है। हाउस होल्ड से हमारी मुराद जो कि एक एज अ फैमिली एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस सोशल साइंस का इस्तेमाल होता है, वो कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, कैसे सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बेसिकली फोकस इज ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, किस कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के इन्वेस्टमेंट की जाती है, ये देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे उसको हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट इसको कंसिडर किया गया था कि इसको इंक्लूड किया जाए बिहेवियरल फाइनेंस के डिस्कशन में, कहाँ से ये इमर्ज हुआ, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं कंसिडर किए जानी, जिससे इनकी हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट का जो एक जो टेंडेंसी है वो उस इनमें इंक्रीज आता है। द इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियरल बाइसेस देखेंगे जो कि हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज हैं। अब इन चैप्टर्स में जो हम डिस्कस करेंगे आप देखेंगे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट को आसानी से डिस्कस किया जा सकता है इसमें, लेकिन इसमें फिर मल्टीपल नंबर ऑफ रिसर्चेज हैं जो कि जैसे बात की गई है, और ये रिसर्च डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो सकती है। और अगर आपने भी कोई रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है तो किसी में से भी टॉपिक में से देख के इसको सेलेक्ट किया जा सकता है। मतलब जो भी आपको लगता है, ये मतलब इज टू जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि किस किस्म की रिसर्च जो है वो बिहेवियरल फाइनेंस में आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन, अच्छा बेसिकली अगर हम बात करें ना हाउस होल्ड उसकी हाउस होल्ड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की या हाउस होल्ड पोर्टफोलियो चॉइसेस की जो कि नॉर्मली मेक की जाती हैं, तो हम देखेंगे कि बेशक बिल्कुल ही बेसिक लेवल हो या एडवांस लेवल हो, जिस भी लेवल पे एक हाउस होल्ड प्रिवेल कर रहा है ना, उसको कहीं ना किसी लेवल पे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करनी ही होती है। किसी ना किसी लेवल पे वो कर ही रहा होता है। इसीलिए अब इसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज इसको एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस देखो, यूनिट ऑफ एनालिसिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना। एक इंडिविजुअल होता है, फिर उससे थोड़े से बड़े लेवल पे आ जाओ तो आपका हो सकता है सेक्टर हो सकता है डोमेस्टिक लेवल होता है, फिर आपका नेशनल लेवल होता है, फिर आपका ग्लोबल लेवल होता है। इसी तरह यूनिट ऑफ एनालिसिस भी एक हाउस होल्ड भी हो सकता है। वो एक अपने ही मतलब लेवल पे एक काफी सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जिनको लिए हुए होता है, जो उस पर इम्पैक्ट कर रहे होता है उसकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को। जैसे एक इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग होती है, पोर्टफोलियो मेकिंग होती है, इसी तरह एक हाउस होल्ड की भी होती है। तो ये चीजें इसलिए इसको भी कंसिडर करना और इसको इस पर्सपेक्टिव में पढ़ना और इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, डिस्कस करना जरूरी है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है इसमें, जैसे अब इसमें बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन भी इसने बताया है कि क्यों हाउस होल्ड को कंसिडर किया जाना चाहिए, हाउस होल्ड का पे क्या बिहेवियरल फाइनेंस का को हाउस होल्ड को बिहेवियरल फाइनेंस के एम्बेड में इंक्लूड करना चाहिए या ट्रेडिशनल जो फाइनेंस है वो उसको सर्व करता है प्रॉपर। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने किसी भी चीज की पल्स, जैसे किसी भी कंपनी के स्टॉक को अपने अंडरस्टैंड करना हो, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में देखेंगे ना कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो ये सारी चीजें जो जितने भी चंक्स हैं जो हमने डिफरेंट अभी मैंने डिस्कस किए हैं, बेसिकली इसको बताने का मकसद ये है कि आपका जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर है वो भी उसी तरह इम्पैक्ट होता है जैसे आपका इंडिविजुअल बिहेवियर इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो ये चीजें भी कंसिडर करनी जरूरी होती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन की जहां तक बात है तो ये साइड हमें ये बताती है कि जो करंटली जितने मॉडल्स अवेलेबल हैं वो हमें इतना अच्छा एक्सप्लेन, ट्रेडिशनल, ये तो हम स्टार्ट से ही बात चीज पे डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स हैं वो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को डील प्रॉपर नहीं करते। तो जैसे हम हाउस होल्ड फाइनेंस की, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स या एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो ऑब्वियसली फिर वो भी जो ट्रेडिशनल थेरीज हैं या जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इज मच लोअर देन would be predicted by the consumption asset pricing model and the other models, given that models predict all households should hold some portion of their household portfolio and the risky assets of the stock। देखो, जो थ्योरी बताती है ना, एक थ्योरी एक आपको बेस लाइन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 100% उस थ्योरी के मुताबिक ही मार्केट में काम हो रहा हो। तो इसलिए हम ट्रेडिशनल फाइनेंस से हट के हम देखते हैं कि क्या बिहेवियरल साइड जो है इस फिनोमेना की वो क्या कहती है। अब डिफरेंट स्टडीज हैं, डिफरेंट ईयर्स में हुई हैं उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में देखो कि विद रिगार्ड टू स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इन द यूनाइटेड स्टेट, एक सर्वे उन्होंने की है जो बताता है कि क्या स्टैट्स हैं
तो उसमें ये बताया गया है कि 2001 में 21.3% जो है अमेरिकन हाउस होल्ड हेल्थ स्टॉक्स, 2004 में 20.7% ने स्टॉक हेल्ड किया, 2010 में 15.1% ऑफ हाउस होल्ड हेल्थ स्टॉक। तो देखो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट ऑफ एनालिसिस, एक इंडिविजुअल या एक हाउस होल्ड जितने परसेंट वो स्टॉक मार्केट में जिनकी इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है उसकी मदद से आप वो एक इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट इज बेसिकली एन इंडिकेटर ना कि आपकी मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है लोगों की वो किस तरह से हैं, किस सेक्टर में ज्यादा है, किस तरह से हैं, कि उसका क्या पैटर्न है। तो ये बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का एक ओवरव्यू दिया है कि वहाँ पर एक जो उनका सर्वे ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस है वो क्या कहता है कि हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स में वो किस तरह से हैं, कितने परसेंटेज उनका इन्वेस्टमेंट मौजूद है। अच्छा, अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। इसमें भी डिफरेंट रिसर्चेस हैं, जैसे अब आप देख, इसमें आप बेसिकली कर ये रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितने परसेंट जो है मार्केट आपका कंसिस्ट करती है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट पे, और फिर इसको भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या इसको भी देखा जाना चाहिए, या इसमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज है। अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखो, Lipset 1993 observed that Canadians historically have been much less active in the stock market than Americans. तो ये इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ओवरऑल एक यूनिट ऑफ एनालिसिस, एक फैमिली में, एक हाउस होल्ड में रहने वाले जो लोग हैं उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कलेक्टिवली आप देखते हैं। देखो एक बंदे का देखोगे तो वो इंडिविजुअल है ना, एक यूनिट बना दोगे, एक घर में रहने वाले कुछ जो लोग हैं जो अर्न करें या जो जिस तरह से भी आपके पैरामीटर्स हैं उनकी बेसिस पे अगर आप उसे एक हाउस होल्ड का नाम दे दें और कलेक्टिवली उनका पोर्टफोलियो देखें ये कैसा है, तो उसको फिर आप कहते हैं कि ये हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, फिर उसने कनाडा की बात की कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो दे आर लेस एक्टिव एज कम्पेयर टू अमेरिकन। फिर इसी तरह डिफरेंट और कंट्रीज हैं, यूरोप की कंट्रीज हैं, इसी तरह एशियन कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज में लोगों ने उस पर रिसर्च की और अपनी अपनी फाइंडिंग्स बताई हैं। कोरियन में जैसे उन्होंने बताया कि 8.3% जो है वो इन्वेस्टमेंट है कॉर्पोरेट स्टॉक्स में। डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है कि स्टॉक मार्केट ऐसे वो फैक्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन आपकी उसको डिटरमाइन करते हैं, उस वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कि आपको कहाँ और किस सेक्टर में, किस स्टॉक में, किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज तो ये, और ये हम शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो रिस्क एवर्जन हो सकती है। इट कैन बी अ फैक्टर। अगर हाउस होल्ड जो है वो पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो अगर वो दे आर रिस्क अवर्स तो फिर उनका पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा, अगर वो रिस्क टेकर है तो उनका पोर्टफोलियो डिफरेंट होगा। फिर वेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हाउस होल्ड एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है, और फिर उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो फिर डिफरेंट बिहेवियर होगा, अगर कम है तो डिफरेंट बिहेवियर होगा। फिर ये भी देखा जाता है कि नेबर्स, उनके जो सराउंडिंग्स हैं, जो सोशल कम्युनिटी जिसमें वो रहते हैं, पीयर इफेक्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं। तो ये भी एक होता है ना, एक मॉब साइकोलॉजी होती है, जो जिस तरह से बाकी सब करें अल्टीमेटली सोशल प्रेशर आप पे बढ़ता है, आप भी वही करना शुरू कर देते हैं, ये भी एक चीज होती है। फिर फिजिकल हेल्थ इन्फ्लुएंसेस, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड इंकरेज करते हैं या डिस्करेज भी कर सकते हैं, बोथ वेज हो सकता है। तो ये चीज इसमें डिस्कस की गई है। उसके बाद मार्केट फ्रिक्शन की बात करते हैं। जैसे देखो पीछे हमने डिटर्मिनेंट्स में एक चीज पढ़ी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इज वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, हाउस होल्ड की इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करें, उसको इम्पैक्ट करती है। इसी तरह मार्केट फ्रिक्शन भी इफेक्ट करती है। मार्केट फ्रिक्शन कैसे इफेक्ट करती है? मार्केट फ्रिक्शन बेसिकली एक ब्रॉड फिनोमेना कि आप कैसे डिस्टर्बेंस बेसिकली इसको आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल तीन इसमें कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इन्फॉर्मेशन कॉस्ट है और टैक्सेस हैं, ये मार्केट में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, एक डिवाइड क्रिएट करते हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इन्फॉर्मेशन कॉस्ट और टैक्सेस कैसे इंपैक्ट करते हैं उसको वन बाय वन देख लेते हैं। देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग को या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट मोड्स को हम लेके आ जाएंगे, बीच में डिस्कस करेंगे। अब इंटरनेट इस पॉइंट में वो ये बताता है हमें ऑथर कि जनाब आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग जब से स्टार्ट हुई है, जब से इंटरनेट एडवेंट हुआ है, तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई है, आपकी ट्रांजैक्शन फीस कम हो गई है, यानी कि आपको फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आपकी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके हिसाब से वो कम हो गई है। यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो कि इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुई है, उसकी वजह से काफ़ी सारी जो एम्बिग्विटीज थी या जो कॉस्ट एसोसिएटेड थी विद इन्वेस्टमेंट वो कम हो गई हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि आपको
आपकी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉस्ट है, या अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो अब इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की वजह से आप उसको आसानी से पता कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल थ्रू इंटरनेट एज कम्पेयर टू द पास्ट। तो और लिमिटेड एक्सेस भी था, तो उस वजह से ये सिनेरियो हुआ है कि अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई है। इसमें रिसर्च भी ये बताती है ये 2008 की, कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से जो मार्केट फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हुई है और स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ी है। लोग हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव में बात करें इस चैप्टर में, थ्रू आउट हमारा जो यूनिट ऑफ एनालिसिस रहेगा वो हाउस होल्ड रहेगा। इंडिविजुअल इज वन, हाउस होल्ड इज अ यूनिट दैट मे कंप्राइज many individuals living in a house as a family। फिर डिफरेंट रिसर्चेज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक और रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये जैसे प्रीवियस रिसर्च ही कंटिन्यू हुई है 2008 वाली, जिसमें उन्होंने बताया कि डिक्लाइन रिलेशन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन decline in transaction cost due to availability of online stock trading and stock information and the implications for the stock market participation बदल। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आपको इंटरनेट या ऑनलाइन स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी अगर मैसर हो, आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो, तो उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपकी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। फिर एक और चीज उसने बताया कि डिक्लाइन इन द ट्रांजैक्शन फीस और इंफॉर्मेशन कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑनलाइन ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। ये वही बात है जो कि हमने की। मतलब इसका मतलब ये है कि डिफरेंट रिसर्चेज आपके जो एक फिनोमेना है जो हमने डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऑनलाइन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन जो इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक और रिसर्च जो है 2002 की, वो ये बताती है कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे मार्केट में, जब ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जब इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हुई, तो उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। तो ये भी एक चीज़ है। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन कॉस्ट पे। इंफॉर्मेशन कॉस्ट देखो, हम हमारी जो बेसिक असम्पशन होती है एफिशिएंट मार्केट की, वो ये होती है कि अगर सबके पास इक्वली इंफॉर्मेशन हो, बिकॉज इंफॉर्मेशन की ही कोई ही प्ले करके जो इन्वेस्टर्स हैं वो नॉइस ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, वो आर्बिट्राज जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये कहता है कि एफिशिएंट मार्केट वो होती है जहाँ पे इंफॉर्मेशन सबका एक्सेस सबको इक्वल हो। तो अगर इंफॉर्मेशन कॉस्टली है, information costly है about the stock, actual or perceived costly information about the stock market also accounts for individuals who hold portfolios of risk assets but not strong। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आपके पास मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द स्टॉक, या जो मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये समझा जाता है कि इस स्ट्रॉन्ग है, एफिशिएंसी है मार्केट की, और इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है टू एवरीवन। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, दे विल टेक रिस्क, और इसकी स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें रिस्क एसेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो इस किस्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे रादर देन गोइंग टुवर्ड्स द स्टॉक्स। ठीक है, बिकॉज दे डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन कि हो सकता है फ्यूचर में उसके साथ क्या हो। फिर इसी तरह 1998 की रिसर्च है जो बताती है कि most households persistently invest in riskless assets but not stocks because they estimate information required for market participation to be costly। कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और अगर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो दैट इज कॉस्टली। इट मे बी दैट दे हैव टू पे द प्राइस ऑफ इट, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए उसको उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े। ये इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल भी हो सकता है एज कम्पेयर टू द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। जो चीज़ आपको, जो इन्फॉर्मेशन आपको कन्वीनियंटली अवेलेबल है, उसमें आपकी लेस एफर्ट इन्वॉल्व होती है ना। तो ये भी एक सिनेरियो है। फिर उसमें वो ये कहता है कि एक और जो 2003 की रिसर्च है उसमें बताता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड बैरियर्स जो हैं टू एंट्री एग्जिस्ट फॉर हाउस होल्ड शॉपर, बिकॉज उनको पता है कि हमें इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं, हम हमेशा लूजर एंड पे रहेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। और अगर हम एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, और या हम किसी एक बैंड वैगन को देखते हुए, यानी कि जो फ्लो लोग जो भीड़ चाल है जो मार्केट में जो सब एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम लोगों को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट कैन बी कॉस्टली। वो आपको उसके एडवर्स आउटकम्स भी हो सकते हैं, वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। इसका मतलब ये कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन इन्वेस्टिंग, तो फिर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज़ जो बैरियर है टू इन्फॉर्मेशन, ये भी हाउस होल्ड को इन्वेस्टमेंट को प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं टैक्सेस। इसमें थोड़ी सी जो रिसर्चेज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेवरल स्टडीज इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वेरियस टैक्स पॉलिसीज ऑन हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। ये इसकी सारी बात होगी जितनी भी हम रिसर्च स्टडीज करेंगे डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। ये रिसर्च हुई कि टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट पे।
तो इसमें जो 2003 की रिसर्च है, कुछ जो की इन्होंने रिसर्चर्स ने, वो ये बताती है कि 20% रीजनल डिफरेंसेस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द यूएस मॉर्गेज इंटरेस्ट डिडक्शन इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द स्टेट एंड लोकल टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस की ही जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसमें देखा जाए तो देयर आर डिफरेंसेस इन लोकल एंड स्टेट टैक्सेस। तो इस वजह से भी ये भी दिस कैन आल्सो इम्पैक्ट हो सकता है एक एक रीजन में जहाँ पे टैक्सेस कम हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, और एक रीजन में जहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा हो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम। फिर 1984 की जो पोर्टर ये जो रिसर्च है ये बताती है कि टैक्स प्रोविजंस फॉर मॉर्गेज इंटरेस्ट deductibility along with the rising inflation rates could explain most of the 30% increase in the real estate pricing during the 1970s. ये भी एक सिनेरियो है कि एक तो टैक्स बढ़ गया, ऊपर से इन्फ्लेशन की वजह से भी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस का बढ़ना इज नॉट समथिंग दैट इज प्रोडक्टिव. Taxes are also an important consideration for household investing in 529 college saving plans. ये एक टर्म ये इसमें मैं ज़्यादा emphasize इसलिए नहीं करूँगी इन इस रिसर्च पे या जो यूएस की है, बिकॉज ये स्पेसिफिक टू देयर कॉन्टेक्स्ट है ना, ये उनके कॉन्टेक्चुअल है. ये बेसिकली एक प्लान उन्होंने लॉन्च किया था, उसमें फिर उन्होंने देखा कि टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट और का क्या एस्पेक्ट्स हैं, और जो जिनमें टैक्स नहीं डिडक्ट होता उसमें क्या इम्पैक्ट है, या जिनमें टैक्स डिफर कर दिया जाता है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, हाउसहोल्ड क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या आता है. तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट से स्पेसिफिक है, लेकिन स्टिल हमें ये यहाँ पर इसको मेंशन करने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज इस किस्म की भी रिसर्चेस की जा सकती हैं, हम उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि वही टैक्सेस की वजह से हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है. तो ये इस पर्सपेक्टिव में यहाँ पर डिस्कस करना और उस पर लिखना ज़रूरी था. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ बिहेवियरल बायसेस ऑन हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर. हमने ह्यूरिस्टिक्स पढ़े थे, हमने डिफरेंट किस्म के बायसेस डिस्कस किए थे वहाँ पर, और जो ये डिफरेंट बायसेस जो हैं आपके हाउसहोल्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट करते हैं. अच्छा, अब इसमें ये होता है, देखो जो ट्रेडिशनल थियरी तो ये है ना कि एन इंडिविजुअल इज अ रैशनल डिसीजन मेकर, वो मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको वो रिट्रीव करता है और उस पर रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है. लेकिन स्टिल बिहेवियरल फाइनेंस में इस चैप्टर को डालने की जरूरत ही यही है कि बिहेवियरल बाइसेस भी होते हैं, बिकॉज ह्यूमन जो बिहेवियर है इज ऑलवेज प्रोन टू द to different types of biases. These biases may be due to their personality, due to the environment in which they are operating, or maybe due to any reason. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी ह्यूबरमैन की 2001 की रिसर्च है, वो क्या कहती है, अभी ये डिफरेंट किस्म के बाइसेस को हम डिस्कस करेंगे आगे. फॉर एग्जांपल जैसे जियोग्राफिक बाइस है इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स. देखो इंडिविजुअल मिलके ही हाउस होल्ड बना रहे हैं ना, जो फैमिली में या जो एक यूनिट की तरह ऑपरेट करें, अर्न करें, तो वो ये बताता है कि देखो जियोग्राफिक बाइस भी इम्पैक्ट कर रहा होता है. ये जो एक उन्होंने स्पेसिफिक एक स्टॉक है उसके उसने कस्टमर्स के बारे में बताया कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के या एक पर्टिकुलर स्टॉक के जो शेयर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द डिफरेंट स्टॉक. तो ये भी सिनेरियो होता है. फिर उसके अलावा अब एक 1998 की रिसर्च है, वो ये कहती है कि individual investors do not use many of the standard financial analysis principles to construct optimal portfolios. Furthermore, he finds that investors are overly optimistic about the likely performance of their specific equity investment but not about the performance of relevant market indices. देखो इसका मतलब ये है कि पहली चीज तो ये है कि जो उनकी ज्योग्राफी में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो उनका पहला प्रेफरेंस वही होगी. तो उनको जो जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ हो रही है दूसरे शहरों में उसको एक्सप्लोर ना करें, या हमारे जो डोमेस्टिक लेवल पे जो चीज़ हो रही है उसको हम, या नेशनल लेवल पे जो चीज़ हो रही है उसको हम इंटरनेशनल लेवल से उस पे को इग्नोर कर दें. तो वो ये ज्योग्राफिक बायस ये कहता है कि मतलब जो हमारे रीजन में या जो हमारी ज्योग्राफी में या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे एरिया में, ये बेसिकली एरिया से रिलेटेड है ना. तो जो यहाँ पे जो चीज़ है वो दैट इज मोर, इट मे बी बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस. हो सकता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है तो हम उसकी तरफ इंडल्ज हो जाते हैं या इंक्लाइंड हो जाते हैं. तो ये सिनेरियो होता है. तो ज्योग्राफिक बाइस हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है. इट मे बी बिकॉज जो चीज़ आपके कन्वीनियंट होती है, जो करीब होती है, वो ज़्यादा उस पर आपका कंट्रोल आप एग्जर्ट कर सकते हैं. तो एक वजह ये भी हो सकती है. तो ये कहता है कि वो अपनी जो स्पेसिफिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में वो ज़्यादा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो मार्केट इंडाइसेस जो कि फार अवे हैं या जो उनके एम्बेड में नहीं आती, जो उनके ज्योग्राफिक एरिया में नहीं आती. तो ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन उन्होंने किया. इंडिविजुअल्स विद मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इश्यूज. अब देखो ये भी बेसिकली एक बाइस है. एक हमने बाइस ज्योग्राफिकल बाइस पढ़ा, एक बाइस हम मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से रिलेटेड पढ़े.
तो ये भी इम्पैक्ट करता है आपकी डिसीजन मेकिंग पे, आपकी आपकी लेकिन ये डिसीजन मेकिंग याद रखनी है, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये हाउस होल्ड। इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट हम हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें ओवरऑल कि क्या ट्रेंड है इनका, मतलब सबका डेटा कलेक्ट किया और एक देखा कि सब कलेक्टिवली उसको अपने पे स्टडी करते हैं हाउस होल्ड में एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। Scholars have used mental health problems connected to mood changes to explain fluctuations in the capital market such as stock returns, bond returns, mutual funds flow, यानी कि आपकी mental health is related, मतलब आपका उसकी आपके mood पे impact करती है. Seasonal affective disorder is one example of the behavioral factor affecting the capital market. Some researchers contend that ये जो seasonal affective disorder है causes emotional fluctuations that affect investor aversion, different behavior generate करती है. For example, आपका एक एटीट्यूड है वो ट्रिगर होता है, तो या आपका एक ट्रेट जो है वो ट्रिगर होता है और वो रिजल्ट करता है इनटू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। तो ये भी एक डिसऑर्डर है का जिक्र किया। फिर एक 2002 की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि इमोशनल रिएक्शंस measured by factors such as skin conductance and blood volume pulse affect trade performance for day traders who react more emotionally to gains and losses exhibit worse performance। तो ये डिफरेंट मतलब ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। ये दो चीजों का उन्होंने जिक्र किया है इसमें चैप्टर में। दे कैन बी मेनी अदर थिंग्स एज वेल। ये तो पुरानी रिसर्च है ना 2002 की, अभी तो 2020 चल रहा है। Just as mental health issues affect finance professionals, mental health problems and cognitive impairments also affect individual household investment decision maker. Individual household investment decision maker making behavior से मुराद एक household as an individual unit of analysis है। ठीक है, देखो जैसे एक ग्रुप में 3 लोग हैं ना, तो हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। उन तीन वो अगर तीनों एक घर से ताल्लुक रखते हैं तो उन तीनों को मिला के हम कहेंगे वन हाउस होल्ड यूनिट। अब ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। जब हम बाकी दूसरे चैप्टर्स पढ़े थे जहाँ पे हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, तो फिर हम एक बंदे को, एक इंसान को एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउस होल्ड है, आपका एनालिसिस हाउस होल्ड है, तो यहाँ पे एक घर में रहने वाले काम करने वाले जो अफराद हैं उनको हम उनकी जो इन्वेस्टमेंट है जितने लोगों ने की है, ये जो उनके पैरामीटर्स हैं जो उसको जानने के लिए, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए जरूरी होता है, हम फिर उसको देखेंगे। Individual mental health problems that limit cognitive abilities such as numeracy, verbal fluency and memory abilities directly contribute to a lack of participation. Obviously जब जैसे for example अगर मैं मुझे लगता है कि मेरी जो mathematical skills हैं they are not strong और मेरी जो memory abilities हैं वो इतनी strong नहीं है, तो फिर मैं restrict करूंगी ना अपने आप को इस तरह के financial matters से, और अपनी participation भी मेरी financial market में मेरी कम हो जाएगी। फिर 2010 की एक रिसर्च है वो हमें ये बताती है कि with other factors held constant, cognitive impairments reduce the propensity to hold stocks and increase the propensity to hold less information intensive assets such as bonds। मतलब bonds जो होते हैं ना, they are more रिलायबल, और उनमें जो उनकी जो, क्योंकि इन पे आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलना होता है, तो उसमें वो कहता है कि फिर आप इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं जो विच आर वेरी सर्टन। लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनका आपको पता नहीं होता कि प्राइसेस ऊपर और नीचे हो जाती हैं, लेकिन जो बॉन्ड होता है उसमें आप बेसिकली बॉन्ड खरीद लेते हैं ना, फिर जब वो वापस होता है तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। फिर 2013 की एक रिसर्च है वो ये कहती है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग इश्यूज आर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स डिवोटेड टू रिटायरमेंट अकाउंट्स। ऑब्वियसली ये भी एक रिसर्च है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग इश्यूज आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन फाइनेंशियल एसेट्स डिवोटेड टू रिटायरमेंट अकाउंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपने ये सोचा हुआ होता है, आपको पता होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यू विल प्रोग्रेस इन योर एज, तो रिटायरमेंट के बाद आपने आपकी अर्निंग क्या होगी, आपने किस तरह से सर्वाइव करना है, क्या आपकी क्योंकि जो लेट ईयर की जो रिटायरमेंट रिलेटेड अकाउंट्स हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है आप जो करे होते हैं रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव में, वो इसलिए होती है ना अपना अपना ओल्ड एज सिक्योर करने के लिए। तो फिर ये भी आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होता है कि व्हाट यू थिंक अबाउट योर रिटायरमेंट, व्हाट यू वांट कि आपका कैसा आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, अपनी ओल्ड एज को कैसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू योर कॉग्निटिव फंक्शनिंग और आपकी मेंटल जो कैपेबिलिटी है उससे रिलेटेड ही आप डिसाइड करते हैं। जिसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग आपके रिटायरमेंट रिलेटेड प्लान्स में भी इम्पैक्ट कर रही होती है। इंडिविजुअल्स वो एक्सपीरियंस ट्रॉमा, ये भी एक तरह का बायस होता है। अभी तक हम ज्योग्राफिक बायस डिस्कस कर चुके हैं, कॉग्निटिव और मेंटल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्सपीरियंस को एज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को देखेंगे कि वो क्या होता है। इसमें जो आपकी रिसर्च है वो क्या कहती है कि विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरीज अज्यूम दैट इंडिविजुअल्स आर एंडाउड विद सर्टेन रिस्क प्रेफरेंसेस दैट आर अनअफेक्टेड बाय एक्सपीरियंसेस। हाउएवर रिसेंट एविडेंस, देखो पहले तो ये कहा जाता था कि जो आपके प्रेफरेंसेस होते हैं ना, आपको उसके आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी, अगर आप
के उस प्रेफरेंसेस से होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिस्क अवर्स, तो मैं अगर किसी रिस्क टेकर को देखती भी हूँ ना और मुझे ये लगता है कि इसने रिस्क लिया और उसको तो बड़ा फायदा हो गया, लेकिन उस एक्सपीरियंस का मेरे अपने प्रेफरेंस पे के रिस्क वर्जन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी रिस्क वर्जन नहीं कम होगी उसके ज्यादा फायदे या नुकसान को देखिए जो मैं उसके साथ एक्सपीरियंस करूंगी. लेकिन रिसेंट रिसर्च ये कहती है कि सर्टेन टाइप्स ऑफ शॉक्स कैन ऑल्टर एन इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल रिस्क प्रेफरेंसेस. या एक एग्जांपल इसमें ये भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक रिस्क टेकर है और उसने रिस्क लिया है बहुत ज्यादा और उस ऐसा हुआ कि कोई क्राइसिस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्गेज का जो क्राइसिस आया था, तो अगर एक इन्वेस्टर रिस्क टेकर ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है मॉर्गेज में और वो क्राइसिस आया और वो डूब गए सारे पैसे, तो वो सारे जो लॉस है वो भी स्टिल उसको उसकी रिस्क प्रेफरेंस पे जो कि रिस्क टेकर का है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा. वो रिस्क टेकर ही रहेगा. ये पुरानी रिसर्च थी. अब ये जो रिसर्च है नहीं वो ये कहती है कि नहीं, कुछ ऐसे शॉक्स होते हैं जो कि जो इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल की फाइनेंशियल रिस्क प्रेफरेंस पे. जैसे फॉर एग्जांपल ये 2011 की जो रिसर्च है वो बताती है कि अगर एक इंडिविजुअल एक बंदा जो है वो ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है मैक्रो इकोनॉमिक शॉक सच एज इकोनॉमिक डिप्रेशन और रिसेशन अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू टेक फाइनेंशियल रिस्क. मैंने बात बताई कि एक रिस्क टेकर है वो पहले ये कहते थे कि एक्सपीरियंसेस जो है वो उसकी प्रेफरेंसेस या उसकी नेचर को नहीं बदलते, लेकिन ये रिसर्च बता रही है कि अगर एक इन्वेस्टर है जो कि फेस करता है इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन किसी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक की वजह से, तो फिर जो उसकी विलिंगनेस है टू टेक फाइनेंशियल रिस्क इन द फ्यूचर वो जो है वो कम हो जाती है, वो अफेक्ट करती है. और फिर एक 2007 की जो रिसर्च है वो बताती है कि हाउसहोल्ड्स दैट एक्सपीरियंस एडवर्स फाइनेंशियल शॉक्स वरी मोर अबाउट द एडिक्वेसी, और ये एक जनरल ट्रेंड भी लगता है अबाउट द टेंडेंसी एडिक्वेसी ऑफ देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन रिटायरमेंट इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट्स ऑफ दीस शॉक्स ऑन द ओवरऑल वेल्थ. तो ये भी एक रिसर्च है. फिर एक नया जो एडवाइस है वो हो सकता है वो बुक हमें बताती है कि मैरिज एंड हाउस होल्ड विद चिल्ड्रन. एविडेंस ये बताता है कि जेंडर इज अ की इशू. देखो ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल इन्वेस्टमेंट बिहेवियर. मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज खवातीन फैमिली और हाउस होल्ड पे ज्यादा उनका एम्फेसिस होता है, फैमिली पे ज्यादा एम्फेसिस होता है एज कंपेयर टू द अर्निंग. मेन आर मोर कंसीडर्ड टू हैव एन अर्निंग, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरल ट्रेंड को देखते हुए मैं बात कर रही हूँ. फिर लिटरेचर से कहते हैं कि जनरल लिंक डिवाइसेस जो है वो भी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करते हैं. फॉर एग्जांपल 1998 की रिसर्च ये तो बताती है कि सिंगल वुमेन एग्जिबिट रिलेटिवली मोर रिस्क अवर्जन इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग दैन सिंगल मैन. क्या मतलब इसका कि जो सिंगल वुमेन है जो हु आर नॉट मैरिड दे शो मोर रिस्क अवर्जन, वो रिस्क को अवॉइड करती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू द सिंगल मैन as long as the financial decision making is concerned. फिर 1997 की रिसर्च है वो ये बताती है कि women are less risk seeking, यानी कि वो रिस्क अवर्ट होती हैं देन men, regardless of the familiarity, framing, cost. उन्हें चीज़ों का पता भी हो ना अगर सारी चीज़ों का या चीज़ों के बारे में कॉस्ट का या जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, स्टिल वो डिफरेंट जो उनका जो रिस्क अवर्जन का लेवल है वो डिफरेंट होगा. वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो दोनों अपने फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करेंगे. दोनों जेंडर्स की बात कर रही हूँ, men and women अलग अलग उनकी स्ट्रेटजीज ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशंस या डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस वो डिफरेंट होगी. फिर और भी इसमें रिसर्चेस हैं, इसमें फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो सकती है कि अगर फैमिली स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है कि डिसीजन मेकिंग बिहेवियर कैसा होगा. फॉर एग्जांपल एविडेंस सजेस्ट कि जो अगर एक द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ कपल हैज द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द सिबलिंग्स, देखो कि कितने बच्चे हैं, उनके बच्चों के दरमियान में वक्फा कितना है, कब कब की पैदाइश है, ये सारी बातें उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगी. फिर एक रिसर्च जो है वो ये बताती है कि सिर्फ फैमिली साइज नहीं, बच्चों की एज भी इम्पैक्ट कर रही होती है डिसीजन मेकिंग बिहेवियर पे. फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चे छोटे हैं तो उनका तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, और आपकी जो है वो अगर बड़े हैं तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी. फिर दूसरी चीज़ ये है कि यंग फैमिलीज और ओल्डर फैमिलीज उनका भी फ़र्क है. ये डिफरेंट किस्म की रिसर्चेस डिफरेंट फैक्टर्स को लेके की हुई है. इनको बताने का और डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप भी ऐसी कोई रिसर्च कर सकते हैं कंडक्ट. फिर 2013 की रिसर्च में बताया कि पॉसिबिलिटी दैट चिल्ड्रन कैन इन्फ्लुएंस पेरेंटल पोर्टफोलियो एलोकेशन. देखो एक पोर्टफोलियो किस तरह से एक फैमिली बनाएगी उसमें बच्चे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर उनकी जेंडर, फॉर एग्जांपल अगर बच्चों में बेटियां ज्यादा हैं तो डिफरेंट होगी उनकी, वो फिर स्ट्रॉन्ग, वो फिर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, बोल्ड बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे इन टर्म एज कंपेयर टू द स्टॉक्स. फिर ये हो सकता है कि अगर देखो जैसे इसमें उसने बताया भी है कि only female children increases the probability of holding stocks risky asset for married respondents, and having only male children increases the probability of holding stocks for single women. तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट रिसर्चेस हैं. हो सकता है कि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल ना हो
और लेकिन इनको डिस्कस करने का स्टिल आई एम रिटरेटिंग कि इनको डिस्कस करने का पर्पस ये है कि इसी तरह की रिसर्चेस हमारे भी यहाँ पर हो सकती हैं और ये बिहेवियरल फाइनेंस की डोमेन में इसी तरह की रिसर्चेस की जाती हैं। फिर एथनिक माइनॉरिटीज एक बायस का फैक्टर हो सकता है, एक बायस हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टडीज ये बताती हैं कि जो वाइट्स, अब ये चूंकि अमेरिकन फोकस्ड है तो अब वाइट्स और एथनिक माइनॉरिटीज का उन्होंने पैटर्न देखा कि इन्वेस्टमेंट का क्या है, तो दे फाउंड दैट द पैटर्न वाज डिफरेंट। और जो ये डिफरेंट जो पैटर्न्स थे दे वर अक्रॉस द डेटा सेट, मतलब थ्रू आउट जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और ओवर टाइम जो उन्होंने देखा तो उनको डिफरेंट पैटर्न्स नजर आए। एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो कितने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, मतलब साथ रहने के बावजूद भी दे पैटर्न्स, देखो जब मेल और फीमेल के पैटर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं विद इन द सेम कम्युनिटी, तो फिर एथनिक और माइनॉरिटी के अगर प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं जैसे वाइट्स और एथनिक माइनॉरिटी के, तो ये समझ में आती है बात। फिर एक 1990 की रिसर्चर्स में अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज होल्ड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एसेट्स सच एज कार्स, हाउसेस एज अपोज्ड टू इनकम प्रोड्यूसिंग, यानी कि ऐसी फैमिलीज जिनके अफ्रीकन अमेरिकन फैमिलीज जिनके एसेट जो है ना होल्ड, मतलब वो अपने एसेट्स को इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एसेट रखना ज्यादा प्रेफर करती हैं as opposed to the income producing financial assets such as stock। देखो स्टॉक अगर लेट्स सपोज अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको रिटर्न दे रहा है ना, या बॉन्ड अगर आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न दे रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप घर बना लेते हैं वो आपकी एक अदर साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपको उसकी हो सकता है वो आप बेचेंगे तो उसकी अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही है तो वो बेचेंगे तो आप उसको उसके पैसे वसूल करेंगे। या जैसे इसी तरह गाड़ी की भी बात है, उसकी तो वैल्यू वैसे डिप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन स्टिल जब आप बेचते हैं तो फिर आपको उसके पैसे वसूल होते हैं। लेकिन जो ये पैसिव इनकम कहा जाता है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को, कि आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड दे विल जनरेट यू पैसिव इनकम, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपको ये सोच के इन्वेस्ट अच्छी जगह करना होता है। फिर एक 2002 में स्ट्रेट की रिसर्च है, वो कहता है कि एसेट एक्युमुलेशन पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स या फिर अमेरिकन फैमिलीज में, और कि वो किस तरह से रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, या वाइट हाउस होल्ड में कैसे रिटायरमेंट प्लान होता है, किस तरह से वो किस प्रोपोर्शन से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर 2001 की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि इनकम क्वार्टाइल एंड एजुकेशन लेवल, कि आपकी एक हाउस होल्ड की इनकम और उसमें जो एजुकेशन लेवल है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, अगर वो एथनिक अफ्रीकन अमेरिकन है या वो वाइट है तो इनमें क्या फर्क है। तो इस तरह से डिफरेंट उन्होंने एस्पेक्ट्स पे रिसर्च की हुई है। फिर एक बायस इमिग्रेंट हाउस होल्ड्स के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि जो इमिग्रेंट्स जो कि दूसरे मुल्कों से आपकी कंट्री में आए हैं, नेटिव जो कि लोकल है वहाँ के, वो उनका कैसा डिसीजन मेकिंग पैटर्न है, वो किस तरह से फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो 2006 की रिसर्च है वो बताती है कि जो यूएस इमिग्रेंट्स हैं दे फाइंड दैट द इमिग्रेंट्स हैव लो रेट ऑफ ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मे बी बिकॉज दे बिलोंग टू सम अदर स्टेट सच एज चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स, मतलब वो ऐसे जो ऐसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, अगर मैं करंट अकाउंट में इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं उसे जब चाहूँ निकाल सकती हूँ। तो वो इस किस्म की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इवन दे लिव देयर फॉर मेनी इयर्स। फिर 2008 की रिसर्च है जो बताती है कि इमिग्रेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज विद हायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, अगर उन्हें ज़्यादा ट्रस्ट है सिस्टम पे, तो देन दे इन्वेस्ट are more likely than other immigrants to use formal financial markets to have a relationship with the bank after moving to United States because they trust on that institution। ठीक है, 2009 की रिसर्च जो है चैटर्जी की वो बताती है कि there is a relationship between immigrant status and ownership of stocks and mutual funds। क्यों, उसने क्या रिसर्च किया, उसने कहा कि जो यूएस इमिग्रेंट्स हैं are less likely to own financial assets such as stocks and mutual funds than our natives। तो उसकी रिसर्च ये बताती है कि natives invest more in such assets as compared to the immigrants। तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह एक रिसर्च है 1994 की, वो ये बताती है कि जो सेविंग रेट्स हैं फ्रॉम इमिग्रेंट टू कनाडा, ये अब वो पहले हम अमेरिका की बात कर रहे थे, अब हम कनाडा की बात करें कि वहाँ जो इमिग्रेंट्स आते हैं वहाँ पे उनको ये ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलती कि जो एथनिक डिफरेंसेस हैं वो सेविंग रेट में इम्पैक्ट करते हैं या नहीं करते। फिर 2003 में जो है वो यूएई में सेविंग रेट्स ऑफ इमिग्रेंट्स को एग्जामिन किया गया, तो उनको पता चला कि इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हायर सेविंग रेट्स देन दोज, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग जाते हैं वहाँ पर वो ज़्यादा सेविंग करते हैं एज कम्पेयर टू पीपल जो कि दूसरे अरब कंट्री से आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। होपफुली हाउस होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ में आई होगी, हाउस होल्ड जो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर है उसके बारे में समझ में आई होगी, जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन और टैक्सेस के बारे में समझ में आई होगी,
जो बाइसेप्स डिस्कस किए डिफरेंट, उनका पता चला होगा कि वो किस किस्म के होते हैं और किस किस्म की रिसर्च जो है वो प्रीवियसली की गई है। देखो, जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, या जो जिस तरह से भी आपने इसको मतलब कॉन्सेप्चुअली आपने अंडरस्टैंड आपने इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। जो इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में रिसर्च मैंने दी, अगर आप उसे यूज करते हैं, कोट करते हैं, तो दैट इज गुड। लेकिन वो मुझे मुझे आप उसको बताने का या उसको डिस्कस करने का यहाँ पे मकसद ये था कि जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि डिफरेंट टॉपिक्स को आप बिहेवियरल फाइनेंस के अपने माइंड में रखें। और अभी रिसर्च पेपर अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपका फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये बहुत ही कह सकते हैं कन्वीनियंट है, और ज़्यादा बर्डन वाला भी नहीं है, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें जो आपका इंटरेस्ट डेवलप भी कर सकता है, बिकॉज यू गेट टू नो द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट सिनेरियोज में, या डिफरेंट जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी है, उस टॉपिक पे किस तरह से रिसर्च हमने डिस्कस की थी, डिफरेंट रिसर्चेस को डिस्कस किया कि लोगों ने रिसर्चर्स ने कैसे इस फाइनेंशियल लिटरेसी को मेजर किया, कैसे इस पे डिफरेंट रिसर्चेस हमारे सामने आई। इसी तरह हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किस किस किस्म की रिसर्च है, किस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। ये टॉपिक्स को रिसर्च को डिस्कस करने का मकसद है आपकी रिसर्च होराइजन को ब्रॉड करना। लेकिन जो बेसिक आपकी लर्निंग टेक अवे जो है चैप्टर का, ये होना चाहिए जो टॉपिक्स हमने या जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की या जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आई होगी।